आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक पटकथा क्या है? इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का जो वोटर बेस है वो कहीं दिखता नहीं है। जनाब, हुआ कुछ ऐसा कि सवाल पूछ लिया तो बस न्यूज इंडिया का माइक फेंका और उठ के चल दिए। यह आज ही हुआ है, हालिया वाकया है। न्यूज इंडिया पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का साक्षात्कार मैं कर रहा था। सवाल पूछ लिया, जन भावना से जुड़ा हुआ। बस सही सवाल था, वो तिलमिला उठे और चल दिए। और तब वो दावा कर रहे हैं कि 2027 में वो तीसरा मोर्चा की सरकार बनाएंगे और मीडिया के सवालों से भाग गए। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक पटकथा क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित पुनेठा सर मौजूद हैं। रोहित सर, आज स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू था, कुर्सी की सियासत, शाम को 6 बजे जो हमारा शो होता है। सवाल पूछा कि आपकी आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टी से मैच नहीं करती है, आपने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। और तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई कौन सी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है? नारियों के अपमान वाली, सनातन के अपमान वाली, मनुस्मृति पर सवाल खड़ा करने वाली, कौन सी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है? बस वो तिलमिला उठे और माइक छोड़कर भाग गए। देखिए, पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है स्वामी प्रसाद मौर्य को, फिर चाहे वो उनका ये कहना कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, और अभी हाल फिलहाल में जब रामभद्राचार्य जी ने एक टिप्पणी की थी कि मुस्लिम पर उन्होंने टिप्पणी की थी, 25 बच्चों वाली जो टिप्पणी थी, उस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी नाराज हुए थे। बीच बीच में उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, और मुझे लगता है कि ये दरअसल ये स्टेटमेंट्स ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत, लेकिन ये सियासी मजबूरी होती है, और सियासी मजबूरी इसलिए कि खुद को सियासत में बनाए रखने के लिए। तो उनको पता है कि मैं इस तरह के स्टेटमेंट्स दूंगा या इस तरह की विवादित बातें करूंगा, विवाद बनूंगा, तो चर्चा में बना रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो 2027 के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, और इसीलिए वो लगातार, देखिए कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए राजनीति में तो दिखना बहुत जरूरी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत लंबे वक्त से, एक वक्त था जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में हुआ करते थे, तूती उनकी बोला करती थी, बहन जी मायावती के सबसे करीबी मंत्रियों में वो शुमार किए जाते थे। लेकिन उसके बाद धीरे 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 स्वामी प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता घटती गई, किसी पार्टी में उनको ठिकाना नहीं मिल रहा है। अब भी पार्टी, उन्होंने एक नई पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सियासी वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसीलिए अब वो एक थर्ड फ्रंट की बात को लेकर निकलकर सामने आ गए कि मैं तीसरा मोर्चा बनाता हूं, 11 पार्टियों को साथ लाएं। कह रहे हैं 11 पार्टियों को साथ लाएं। लेकिन अब ठीक है, आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन आप सवालों से भागेंगे, आप अपनी कही हुई बात को नाट देंगे। उन्होंने कहा था शूद्र, पशु और नारी ये तीनों ताड़न के अधिकारी। ताड़ने का अर्थ वो समझे ही नहीं क्या होता है, और हमसे कह रहे क्या। लेकिन चलिए, खैर वो उनके अपना व्यक्तिगत विवेक है, लेकिन हम बात सियासत की करते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत की। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई जनाधार है उत्तर प्रदेश में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक वक्त में जनाधार वाले नेता माने जाते थे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक आदमी मुलायम सिंह नहीं हो सकता, है ना। उत्तर प्रदेश में उनका जो जनाधार था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनकी पार्टी का था, जो उनका जनाधार था जब वो बीएसपी में हुआ करते थे, और एक बड़े मंत्री के तौर पर उनको जाना जाता था। लेकिन जैसे ही पार्टी से उन्होंने किनारा किया, उसके बाद उनका जो वो भोकाल जिसको कहते हैं ना राजनीति में, वो भोकाल, वो उनके वोटर, वो सब उनसे छिटक गए। अब आज की दौर में अगर आप देख लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कहीं से चुनाव लड़ें तो क्या स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी। तो इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का जो वोटर बेस है वो कहीं दिखता नहीं है, उसको बनाने की वो कवायद कर रहे हैं, और इसीलिए वो लगातार इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, ताकि पब्लिक के बीच में खुद को, अपनी जो प्रेजेंस है उसको वो बनाए रखें। अब ठीक है, आपने लोक मोर्चा का गठन कर लिया, आपने लोक मोर्चा बना लिया, लेकिन आप देखिए इस वक्त बहुत मैं कह रहा हूं कि बहुत क्लियर एनालिसिस में यहां पर कर रहा हूं, बहुत ट्रू एनालिसिस में कर रहा हूं, फेयर एनालिसिस, कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे स्ट्रांग पार्टी के तौर पर अभी मैं अगर देखूं, समाजवादी पार्टी है। तो जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी है वो समाजवादी पार्टी है। नंबर 1 पर इस वक्त बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है। फिर बाकी पार्टियों के लिए, दलों के लिए जगह कहां बचती है? जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में चमके थे, बीएसपी, उसका क्या हाल है? हाशिए पे आज के टाइम में बिल्कुल बीएसपी इस वक्त है। बिल्कुल। और ऐसे में वो लोक मोर्चा की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा मोर्चा जिसमें 10-11 दल एक साथ चलना, 10-11 दलों को एक साथ लेकर चलना, उनको साधना, उनका वोट बैंक क्या है, उनका सियासी एजेंडा क्या है, वो कुछ भी क्लियर नहीं है। और राजनीति में लगता है वक्त, वक्त अभी चल रहा है 2025, इट्स अबाउट टू एंड, ये सितंबर खत्म होने जा रहा है,
और 2027 में आपके इलेक्शंस हैं, यानी कि 2 साल का वक्त भी नहीं है। चुटकी होता राजनीति में, 2 साल कुछ नहीं होते हैं, पहचान बनाने में सालों लग जाते हैं। एक बार जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो अगली बार 5 साल बाद आते हैं। यहाँ 2 साल में क्या आप इतनी पार्टी को इतना संगठित करके और वहां पहुंच जाएंगे? एक चीज सोचिए, 11 दल और जिनका नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो एक कहावत मुझे याद आ रही है, जब शाम इतनी मतवाली है तो सुबह का आलम क्या होगा। जब नेता ही ऐसे हैं तो 11 दल में जो नेता जुड़े होंगे छोटे छोटे, उनका नेतृत्व वो करने की बात कर रहे हैं। 2027 में अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए 2025 में 35 से ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने टक्कर दी। उस पार्टी की गुंडाराज की वो बात करते हैं। आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ 2027 के इलेक्शन में कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े और छोटे छोटे दल मिलकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, तो बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से ये अपने आप को कहीं उपजा पाएंगे, कहीं कोई अपनी स्थिति दिखा देखिए, पाएंगे? मैं कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े, ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है, गठबंधन करने का अधिकार है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो उनकी पार्टी, अभी आज की सिचुएशन में बता रहा हूं, उनकी पार्टी वोट कट पर साबित होगी। और सीधे तौर पर उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की राजनीति भी कर चुके हैं, वो बीएसपी की राजनीति भी कर चुके हैं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य एक गठबंधन बनाकर और कोशिश करते हैं तो उनका जो वोट कटेगा वो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का वोट कटेगा, क्योंकि बीजेपी का अपना एक सॉलिड वोट बैंक है, इसको हम मानिए। क्योंकि देखिए, बीजेपी इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली मानती भी है, इसलिए 80-20 वाली थ्योरी जो योगी आदित्यनाथ ने दी थी तो बड़ी स्ट्रांग थ्योरी थी। उसके बाद कहा गया था कि नहीं, 80-20 की थ्योरी दी, अब देखिए इनका क्या हाल होता है। लेकिन देखिए, उसके बाद वो सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बन के आए और ज्यादा स्ट्रांग बन गए, और अब तो और चर्चाएं होती है कि वो और ऊपर जाएंगे राजनीति में योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके कड़े फैसले, बड़े फैसले। देखिए, मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूं, लेकिन मेरा बचपन उत्तर प्रदेश में बीता है। मेरठ जैसे शहर में बीता है, जो कि एक वक्त पर कहते हैं अपराधों का गढ़ हुआ करता था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये बेल्ट है, ये अपराधों का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर किलिंग्स, अपहरण, ये बड़ा उद्योग था, रंगदारी एक बड़ा उद्योग था यहाँ पर बन के आया। लेकिन ये और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती थी तब ये इस तरह के जो एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, ये अपना सिर उठाते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से चेंजेस हुए हैं, बहुत हुए हैं, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन ये तीसरा मोर्चा कहां से, क्यों, किस लिए, क्या हो गया, क्यों लाए तीसरा मोर्चा? अरे आपका तो इतिहास ही यही रहा है ना, राजनीति इतिहास। अरे भैया, सपा ज्वाइन कर लेते, फिर से बसपा में चले जाते, बसपा को जीवित कर लेते, कुछ तो आपका अपना वोट बैंक मिलता। भाई, बसपा के पास आज भी अपना 2-3% जो वोट बैंक है वो तो है, वो तो मिलेगा। तीसरा मोर्चा, 11 दल एक साथ, बंदरवांट होगा। खैर, ये उनका अपना फैसला है, इस पर मुझे नहीं लगता कि सवाल मतलब उठाना चाहिए। उनका अपना फैसला है, उनको इस वक्त जहां पॉलिटिक्स में फायदा दिख रहा होगा वो उसी राह उन्होंने पकड़ी होगी, उसी राह वो जा रहे होंगे। अब कितना कामयाब होते हैं ये देखना है। लेकिन जो वो अभी दावा कर रहे हैं लोक मोर्चा के गठन के साथ, जो मोर्चा उन्होंने रखा है उसका नाम, जो वो ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी, ये फिलहाल मतलब कहते हैं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल इस वक्त दिखता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा से जाति की सियासत होती रही है। सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भाई वो किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, उनका एजेंडा क्या है। हालांकि यूपी सरकार अब कह रही है कि जाति को हम हटाएंगे। एक जाति के एक बड़ा फ्रेज कहा जाता कि जाति है, ये जाति नहीं। लेकिन यूपी में अब कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा भी, यूपी सरकार ने भी फैसला लिया है कि जो एफआईआर वगैरह है उसमें किसी भी तरह की जाति नहीं लिखी जाएगी, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जाति नहीं लिखी जाएगी। और बाकी ये फरमान तो पहले से भी था कि आप अपनी गाड़ी पे अपनी जाति वगैरह नहीं लिख सकते, तो जाति को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि यूपी में जो पॉलिटिक्स है वो जाति की ही होती है। बिल्कुल, जाति के मुझे सर मुझे याद आ रहा है आपका एक वो आपकी इस बात से मुझे याद आया, योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कहा था एक सभा को संबोधित करते हुए कि बटोगे तो कटोगे। वो नारा फिर से जीवित होगा 27 में, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जातिवाद की राजनीति को लेकर आते हैं तो। देखिए, जातिवाद की राजनीति से कभी भी उसको खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस में घुसी हुई है,
ये आम पब्लिक में भी घुसी हुई है। मैं कहता हूं कि आज के टाइम में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, मतलब हम कहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका बौद्धिक विकास होगा, तो आप अच्छा सोच पाएंगे कि मुझे जाति के आधार पे नहीं, मुझे डेवलपमेंट को देख के वोट करना है। उसमें कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान और यूपी खास तौर पर एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ग्रामीण परिवेश काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रामीण परिवेश की मैं अगर बात करूं तो वहां पर आज भी जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं। यादव का गांव है तो यादव को वोट पड़ेगा, फिर वो उसमें कैंडिडेट नहीं देखते हैं, तो जब तक कैंडिडेट देख के वोट नहीं पड़ेगा तब तक चीज़ें इतना मुझे नहीं लगता कि सॉर्ट आउट होंगी। खिलाफ बात तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य की कर रहे थे, वहां आ गए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो नेता किसके हैं। जैसे संजय निषाद हैं, वो निषाद पार्टी के नेता, ठीक है, छोटी पार्टी है उनकी, कम उनके पास विधायक है, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी है और एक इनकी स्ट्रेटेजी है, समाजवादी पार्टी का पता है कि भाई वो एमवाई फैक्टर में काम करती है, मुस्लिम यादव फैक्टर में। ऐसे बिहार में आरजेडी है, वो एमवाई फैक्टर में काम करती है, ठीक है। रामविलास पासवान की पार्टी जो है वो पिछड़ों वाली जो पार्टी है, वो उनका एक कोर वोट बैंक है। तो सबसे पहले अपना एक कोर वोट बैंक एस्टेब्लिश करना होगा, उसके लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले, और वो आइडेंटिटी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य क्रिएट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि समाज जो बीएसपी है उसको छोड़ने के बाद से अभी तक उस आइडेंटिटी की तलाश में है। तो जब तक वो आइडेंटिटी बनाएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं कि हाँ भाई मैं फला का नेता हूं, मैं फला का नेता हूं, तब तक एक कोर वोट बैंक बनेगा नहीं, और बिना कोर वोट बैंक के कोई पार्टी, कोई गठबंधन, कोई मोर्चा काम नहीं कर पाएगा सियासत में। मीडिया में आने के लिए बस एक शगुफा छोड़ दिया, तीसरा मोर्चा ला रहे हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस तरीके से रोहित पनठा सर ने कहा कि उनको पहले अपने आप पे काम करना होगा, प्रदेश के लिए वो बाद में काम करें। फिलहाल के लिए सर इस चर्चा में इतना काफी है। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, और मुझे लगता है कि अपने दर्शकों से हमको ये भी कहना चाहिए कि आप बताएं कि हम नेक्स्ट डे किस टॉपिक पर चर्चा करें। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें बताइए कि आप किस पर चर्चा चाहते हैं। हम हालांकि हर मुद्दा कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले बिहार पे चर्चा की थी, आज एक ये हमको वर्थ लगा तो इस पर हमने चर्चा की। आप बताइए किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, और ये चर्चा बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही चर्चा होती है। फिलहाल के लिए कुर्सी की सियासत में इतना ही। नमस्कार।